नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 दिसंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। वीडियो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग अपडेट कर रहा हूँ, मुझे कहीं निकलना है। थोड़ी देर बाद एडिटोरियल विनीत सर आज आपके लिए ले जाएंगे। आज के लिए एग्जिस्ट करिए, कल से मैं इसको जल्दी ही अपडेट करूंगा। तो 24 दिसंबर 2022 में कौन कौन सी न्यूज़ है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में, जिसमें आप कह लो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों थे, 5 डेमोक्रेट थे, 2 रिपब्लिकन्स थे, उसने बोला है कि कैपिटल इंसर्क्शन जो हुआ था, ये जो प्रोटेस्टर्स कैपिटल हिल में घुस गए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स की और पार्लियामेंटेरियंस की जान खतरे में थी यूएस के अंदर, इस आग को डोनाल्ड ट्रंप ने जलाया। और डोनाल्ड ट्रंप शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर रनिंग फॉर प्रेसिडेंशियल सीट अगेन। तो ये क्या है पूरी की पूरी न्यूज़, इसको समझने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंसी के लिए रन कर रहे हैं, तो डेमोक्रेट्स नहीं चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंसी के लिए लड़ें, और उनकी खुद की पार्टी के रिपब्लिकन्स भी नहीं चाहते हैं। ये क्या है, इसको देखेंगे। फिर कैग ने यहाँ पे डीआरडीओ को थोड़ा लताड़ा है। ओवरऑल रिपोर्ट के थ्रू ये बताया कि डीआरडीओ ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स को टाइम पे पूरा किया, बट एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स को टाइम पे पूरा नहीं किया। इनफैक्ट प्रोजेक्ट को बोल दिया कि ये पूरे हो गए, और जो अनअचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स थे उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, एक नई टाइमलाइन शुरू कर दी। तो यहाँ पे नॉन अचीवमेंट ऑफ पैरामीटर्स के बावजूद जो डीआरडीओ किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बता रहा था, इसको पॉइंट आउट किया है कैग ने। ये क्या है मुद्दा, इसको देखेंगे। कितना खर्चा हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसको समझेंगे। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये बोलना है कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी इंडिया की इकोनॉमी 6.8% पे ग्रो कर रही है। इसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से इंडिया की जो पॉलिसी मेकर्स है वो फिजिकल साइड ऑफ द इकोनॉमी और मॉनेटरी साइड ऑफ द इकोनॉमी में सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इसको देखेंगे। फिर इंडिया को अप्रैल से सितंबर 2023 इन 2 क्वार्टर्स में डिफेंस इंडस्ट्री में $3.21 मिलियन की एफडीआई मिली है। ये न्यूज़ क्या है, इसको समझेंगे। डीजीसीए ने बोला है कि इनवॉलेंट्री डाउनग्रेड ऑफ टिकट्स के रिस्पेक्ट में फुल रिफंड दिया जाएगा। मतलब अगर आपने प्रीमियम क्लास का, बिजनेस क्लास का, फर्स्ट क्लास का टिकट बुक किया और आपको फिर से इकोनॉमी में डिग्रेड कर देते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में पूरा रिफंड आपको मिलेगा। कुछ और आपके रिस्पेक्ट में एयरलाइंस के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इस चीज़ के ऊपर डीजीसीए भी बहस कर रही है। फाइनली क्या बोलने वाली डीजीसीए, इसके बारे में भी क्लियर नहीं है चीज़ें। नई रोशनी स्कीम के अंदर पिछले 3 सालों में 40,000 वुमेन को ट्रेन किया गया। ये क्या है, इसको देखेंगे। स्मृति ईरानी जी ने बोला है ये पार्लियामेंट में भी एक सवाल के जवाब में, और ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। योर गेस इज एज गुड एज माइन। योर गेस इज एज गुड एज माइन मतलब कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिस्पेक्ट में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, दूसरे को भी जानकारी नहीं, दूसरा आपसे पूछ रहा है, आप बोल रहे हो कि भाई जितना तुझे पता है उतना मुझे पता है, मतलब मुझे भी नहीं पता। योर गेस इज एज गुड एज माइन मतलब तुम जो गेस मार रहे हो तुम्हें पता नहीं सही गलत क्या है, मैं जो गेस मार रहा हूँ दोनों बराबर है, मतलब मुझे भी इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये मतलब होता है योर गेस इज एज गुड एज माइन का। तो एग्जाम्पल क्या, आई हैवंट फाउंड आउट एनीथिंग एज योर गेस इज एज गुड एज माइन। समझ गया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर पड़े दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। चलिए भाई, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पहली न्यूज। कैग पुल्स अप डीआरडीओ फॉर डिक्लेयरिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिस्पाइट नॉन अचीवमेंट ऑफ पैरामीटर्स। तो भाई क्या है, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाता है, और बहुत से प्रोजेक्ट्स उनके मिशन मोड में चलते हैं। मिशन मोड मतलब कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अटमोस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। अर्जेंटली इंडिया को उस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, और इसलिए उस प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करना है, तो मिशन मोड बोल दिया। अब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर ने बोला है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में डीआरडीओ के या तो टाइम ओवररन हुआ है या कॉस्ट ओवररन। मतलब ये एक्सपेक्ट किया गया था कि प्रोजेक्ट 4 साल में खत्म हो, बट खत्म होने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल ज्यादा लग गए। कॉस्ट ओवररन मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि 100 रुपए खर्चा आएगा, बट आ गया 120 रुपए का, या 150 रुपए का, 200 रुपए का खर्चा। ओके। और कई बार ओवरऑल डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया सक्सेसफुल बता के, जबकि बहुत सारे की ऑब्जेक्टिव्स और पैरामीटर्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पूरे ही नहीं हुए थे, और जो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए थे उनको पूरा करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसका कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना के क्लोज कर दिया, और जो बच्चे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो इससे क्या है कि डीआरडीओ एक प्रकार से सक्सेसफुल नजर आया, बट एक्चुअली में वो सक्सेसफुल था नहीं। ये चीज पॉइंट आउट कर रही है यहाँ पे कैग। कैग ने बोला है कि जो 178 प्रोजेक्ट शुरू किए डीआरडीओ में, उसमें से 119 प्रोजेक्ट्स ओरिजिनल टाइम शेड्यूल्स को ओवररन कर चुके थे। मतलब जितने टाइम में उनको खत्म करना था उसको वो ओवरशूट कर चुके थे। इसमें से अगर आप देख लो तो 49 केसेस ऐसे थे जिसमें एडिशनल टाइम फ्रेम 100% ऑफ द ओरिजिनल टाइम फ्रेम से भी ज्यादा था। मतलब ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए टाइम लिमिट थी 2.5 साल, तो 2.5 साल से भी ज्यादा का ओवररन हो गया। मतलब 5 साल पूरे हो चुके हैं, प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे कि कितने केसेस हुआ, 49 केसेस में। फिर जो डिलेज थे ओवरऑल प्रोजेक्ट्स में, वो 16% से 500% तक के थे।
और कई बार प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के लिए एक्सटेंशन लिया गया, मल्टीपल टाइम्स एक्सटेंशन। मतलब वो प्रोजेक्ट 2 साल 2.5 साल में खत्म हुआ था, फिर 6 महीने का एक्सटेंशन, फिर 6 महीने का एक्सटेंशन, फिर 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का। तो इस प्रकार से बार बार एक्सटेंशन लिया जा रहा है। अब अगर आप मिशन मोड में कोई प्रोजेक्ट चलाते हो और उसको बार बार डिले करते रहते हो, तो मिशन मोड में चलाने का ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो गया। देखिए, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं? ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डीआरडीओ टेकअप करता है एज अ हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट मतलब साइंटिफिक यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी या तो हमारे पास अवेलेबल है, या हम कम समय में बना सकते हैं, या हम बाहर की किसी फ्रेंडली कंट्री से इमीडिएट बेसिस पे खरीद सकते हैं। मतलब हम जैसे तक कैसे करके जल्दी से उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस ले सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट अभी के लिए हमारी आर्मी को या फिर किसी भी और पर्टिकुलर टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक फील्ड में काम का है, तो मिशन मोड बोला उसको, क्योंकि इसको प्रायोरिटी पे पूरा करना है। अभी मिशन मोड में भी होने के बावजूद और सारी टेक्नोलॉजीज को अवेलेबल होने के बावजूद भी ओवरऑल प्रोजेक्ट में टाइम या कॉस्ट ओवररन होता है। चलो, कॉस्ट ओवररन एक बार को चल जाता है, अगर टाइम ओवररन होता है, डिले होता है, तो जो बेसिक एसेंस था मिशन मोड उसको डिनोट करने का, वही यहाँ पे डिफीट हो गया। ऐसा कैग ने बोला है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड आउटकम ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट्स इन डीआरडीओ। इसकी रिपोर्ट अभी टेबल की गई है पार्लियामेंट में 21 दिसंबर को। फिर डीआरडीओ कैग ये बोल रहा है कि जनवरी 10 से दिसंबर 2019 के बीच में 86 प्रोजेक्ट्स को नोटिफाई किया डीआरडीओ ने सक्सेसफुल। इनमें से 20 प्रोजेक्ट्स में जो एक्सपेंडिचर था वो 1074 करोड़ का था, और वन और मोर की ऑब्जेक्टिव पैरामीटर वर नॉट अचीव्ड। मतलब ओवरऑल 86 प्रोजेक्ट्स जिनको सक्सेसफुल बोला गया था जनवरी 2010 से 2019 में, इन 86 में से 20 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसपे 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ, लेकिन उनमें एक से ज्यादा या कम से कम एक ऐसा ऑब्जेक्टिव या पैरामीटर था जो एक्चुअली में अचीव ही नहीं हुआ, पूरा ही नहीं हुआ। फिर ये जो 86 सक्सेसफुली क्लोज प्रोजेक्ट्स थे ना, इनमें से 25 प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी थी, पर वो हुई नहीं। ठीक है ना? और उस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद उस पर्टिकुलर आइटम का प्रोडक्शन शुरू होना था, बट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट हो चुका है, 5 से 12 साल बीत चुके हैं, बट किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। तो सोचिए, 86 प्रोजेक्ट्स जिनको सक्सेसफुल बताया गया, उसमें से 25 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू होना था। 5 से 12 साल बीत चुके हैं और कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। अब डीआरडीओ यहाँ पे एक दलील सबमिट करेगा। वो दलील ये है कि भाई देखिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन की शुरुआत होना, ये चीजें एक्सक्लूसिवली डीआरडीओ के हाथ में नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे और प्राइवेट प्लेयर्स, बहुत सारा और फाइनेंसिंग का पैसा इन्वॉल्व होता है। तो सब कुछ डीआरडीओ के हाथ में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि सब कुछ डीआरडीओ के हाथ में नहीं है, लेकिन टाइमली तरीके से इनिशिएशन किया जाता है इन प्रोजेक्ट्स का, समय पे सब सरकार इन सब चीजों को पेरूज कर रही होती, एनालिटिकल एनालाइज कर रही होती, तो कुछ मदद तो मिलती। ओवरऑल सक्सेस का कोई मतलब तो होता। आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ नहीं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपने एंड प्रोडक्ट बनाया उसका कॉमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन शुरू हुआ नहीं, तो ओवरऑल उसके सक्सेसफुल होने का ग्राउंड लेवल पे हमें कोई मतलब नहीं मिला, ऑब्जेक्टिव नहीं मिला, कुछ ओवरऑल कॉमर्शियल फायदा नहीं मिला। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। फिर बार बार अगर आप देखो तो instead of seeking extension of time to achieve all the key objectives parameters of the projects, these projects were closed as successful। मतलब ओवरऑल अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सारे पैरामीटर्स सक्सेस मतलब पूरे नहीं हुए, तो आपको एक्सटेंशन लेके वो पैरामीटर्स अचीव करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको सक्सेसफुली क्लोज कर दिया गया और बचे कुछ पैरामीटर्स को एक नए प्रोजेक्ट की तरह शुरू कर दिया गया। ऐसे 15 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए जिनका खर्चा था 516.6 करोड़ रुपए का। फिर डीआरडीओ ने मिशन मोड के प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं किया है, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन्स हुए हैं, एंटीसिपेटेड बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट्स का ओवर असेसमेंट हुआ है, क्लोजर रिपोर्ट्स के सबमिशन में डिले हुआ है, वगैरह वगैरह बातें यहाँ पे बताई जा रही है। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करिए तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल इज द हेड ऑफ द इंडियन अकाउंट डिपार्टमेंट, चीफ गार्जियन है ये पब्लिक पर्स का। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, और बाकी जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। इस समय पे इनकम्बेंट कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के अपॉइंटमेंट, ओथ और कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड है आर्टिकल 148। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल में आता है आर्टिकल 149। फिर अकाउंट्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन, ओके, इनको ऑडिट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? आपकी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की, आर्टिकल 150 के अंदर। तो भैया प्रेसिडेंट जिस हिसाब से चाहे सीएजी के एडवाइस पे यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स को
सेग्रीगेट कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, और उसके प्रोविजंस आर्टिकल 150 में दे रखे हैं। फिर आर्टिकल 151 में लिखा है कि जो भी रिपोर्ट होगी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, ये प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएगी और प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखेगा। और वही रिपोर्ट रिसेंटली पार्लियामेंट में रखी गई, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग आज यहाँ पे इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी। IMF projects 6.8% growth, says India navigating very difficult external environment। तो भैया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी 23 दिसंबर 2022 को एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी इस समय पे बड़ी ही मुश्किल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गुजर रही है, सिचुएशन खराब है इंटरनेशनल। उसके बावजूद भी जो इंडिया की ग्रोथ रेट है करंट फिस्कल में वो 6.8% है, और अगले फिस्कल में होगी लगभग 6.1%। यहाँ पे IMF के जो इंडिया मिशन के चीफ हैं चौधरी नड्डा जी, इन्होंने बोला है कि इस समय पे ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो बहुत ग्लूमी है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभर के सामने आ रहा है। हम एक ऐसी इकोनॉमी को दे रहे हैं जो कि रोबस्टली ग्रो कर रही है। ओके, तो नड्डा जी ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडी जो रिपोर्ट रिलीज की गई है आपकी, ओके, इसके रिस्पेक्ट में इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया को एक ब्राइट पॉइंट बताया, ठीक है ना। आगे आने वाले समय में रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मॉडरेट होगी, लेस फेवरेबल आउटलुक आगे आ सकते हैं, टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस आगे आ सकती है, यूक्रेन वॉर भी रुकता हुआ नहीं बताया जा रहा है, ये और इंटेंसिफाई हो सकता है, इससे ट्रेड पे, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भी जो इंडिया का ग्रोथ है वो थोड़ा सा और मॉडरेट हो, लेकिन वो पूरी दुनिया का ही मॉडरेट होगा। जो रियल जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में वो एक्सपेक्टेड है 6.8%, और 2023-24 में 6.1%। ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। इस समय पे इंडिया पूरी दुनिया की ग्रोथ का आधा % कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ लो। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे आने वाले कुछ सालों में, 5 से 10 सालों में इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिड्यूस हो सकता है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि WTO जैसे मैकेनिज्म में अलग अलग कंट्रीज अपने हिसाब से अपनी चला रहे हैं, यूएस भी अपने हिसाब से अपनी चला रहा है, बहुत सारे टैरिफ लगा दिए गए हैं डेवलपिंग कंट्रीज के इंपोर्ट्स के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के चलते, टाइटलिंग मॉनेटरी कंडीशंस के चलते इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, डोमेस्टिक डिमांड घट सकती है, वल्नरेबल ग्रुप्स पे और इम्पैक्ट आ सकता है, वगैरह वगैरह। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स हुए जिनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, जिसके चलते आगे हमें फायदा भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ है डिजिटलाइजेशन। इंडिया के अंदर ज़बरदस्त हमने प्रोग्रेस पाई है डिजिटलाइजेशन के अंदर, जिससे हमारा जो मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है इसके बहुत पॉजिटिव आउटकम्स हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में ये और बोल रही है रिपोर्ट की, चूंकि इंडिया इस समय पे एक डिफिकल्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को छोड़ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को केयरफुली कैलिब्रेट करें, वल्नरेबल ग्रुप्स को एडिशनल सपोर्ट दें, वगैरह वगैरह बातें की गई हैं। एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। तो फिजिकल पॉलिसी मतलब जो सरकार बनाती है, सरकार अलग अलग पॉलिसीज बनाती है बजट के अंदर, इन पॉलिसीज के अंदर लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की जरूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी में IMF RBI के रोल को एसेस कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। इसका मेन टारगेट ये है कि मार्केट में महंगाई ज्यादा ना हो, ठीक है, और उसके साथ साथ ग्रोथ का भी लेवरेज रहे। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट होती है, बाद में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट निकल के आती है, रेपो रेट को ऊपर नीचे किया जाता है। रेपो रेट ज्यादा मतलब आपको मार्केट में लिक्विडिटी कम करनी है, इन्फ्लेशन कम करना है, महंगाई कम करनी है, लेकिन पैसे का फ्लो भी कम हो जाएगा, तो उससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम होगा, जो हमारी सप्लाई चेन है वो इफेक्ट होगी। तो बेसिकली यहाँ पे RBI को एक बैलेंसिंग गेम खेलना पड़ेगा, लिक्विडिटी भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में रखनी है और महंगाई को भी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ते नहीं देना है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड RBI की इस पर्टिकुलर अप्रोच की तारीफ कर रहा है और RBI को क्वेश्चन भी कर रहा है कि ठीक है भाई, आप रेपो रेट बढ़ा रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशंस को टाइटन कर रहे हो, बट इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि लिक्विडिटी एक लिमिट से ज्यादा कम ना हो। ओवरऑल जो इंटरनेशनल स्लो डाउन आ रहा है वो कहीं ना कहीं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के चलते और ज्यादा एग्रेवेट ना हो जाए। फिर IMF ने इंडिया को इनकरेज किया है कि फाइनेंशियल सेक्टर में और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइए। जैसे इंडिया ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसमें कुछ और अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। कंपनीज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए नेशनल एसेट्स रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी को ऑपरेशनलाइज करना, बैंक प्राइवेटाइजेशन को बहुत तेजी से परस्यू करना, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बहुत तेजी से प्राइवेटाइज करना, इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इनको रिफॉर्म्स तो बोला जाता है, लेकिन आपको पता है कि बड़ा तबका इन रिफॉर्म्स को अपोज भी करता है। IMF की बात करो तो 190 मेंबर कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इन सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिला है उनकी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस के हिसाब से। इसके 3 क्रिटिकल मिशन हैं: इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को बढ़ाना, ट्रेड को एक्सपेंड करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपेंड करना।
वो पॉलिसीज जो कि प्रॉस्पेरिटी को हार्म करेंगी उनको डिस्करेज करना। साथ साथ सारी आईएमएफ कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली इंगेज करेंगी और बाकी इंटरनेशनल बॉडीज के साथ मिलकर काम करेंगी। आईएमएफ की अगर आप बात करो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसको यूएन कॉन्फ्रेंस बेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूएस में जुलाई 1944 में मनाया गया था। आईएमएफ 3 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है साल में, और तीनों साल में 2 बार पब्लिश होती हैं। एक तो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है भाई, आ जाते हैं अगली न्यूज पे। जीएस पेपर 3 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया को अप्रैल से सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2023, ये 2 क्वार्टर हो गए। एक तो हो गया अप्रैल मई जून, ये पहला क्वार्टर हो गया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का। दूसरा जुलाई का सितंबर, ये दूसरा क्वार्टर हो गया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का। तो इन दोनों ही क्वार्टर्स में $3.21 मिलियन की एफडीआई मिली है इंडिया को डिफेंस इंडस्ट्रीज में। अब ये डाटा थोड़ा प्रोग्रेसिव वैसे देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया को सितंबर तक एफडीआई मिल रही है $62.38 बिलियन। ये हो जाएगा आपका $62,380 मिलियन। तो $62,380 मिलियन में केवल $3.21 मिलियन डिफेंस में। तो आप बोलोगे सर ये कौन सा बड़ा नंबर है? देखिए, बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में नए नए एंट्री मारे हैं, उस हिसाब से हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो 2017-18 में इस टाइम पीरियड में इन 6 महीनों में केवल $0.01 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी। फिर 2018-19 में इन्वेस्टमेंट आई $2.18 मिलियन की, 19-20 में $2.20 मिलियन की, कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। फिर 2020-21 में कोरोना आ गया, इन्वेस्टमेंट आई $0.63 मिलियन की। फिर 2021-22 में $2.36 मिलियन, लेकिन अब एक कंसीडरेबल जंप देखने को मिल रहा है $3.21। अब सरकार का एक मेजर टारगेट है एफडीआई के थ्रू डिफेंस सेक्टर में पैसे लेके आना, इन्वेस्टमेंट लेके आना। भारत सरकार एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी लेके चलती है। सिर्फ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फील्ड्स को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सारे सेक्टर्स में 100% एफडीआई आ सकती है ऑटोमेटिक रूट में। ऑटोमेटिक रूट मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट की लिबरल पॉलिसीज के चलते पिछले 8 सालों में जो एफडीआई इनफ्लोज है इंडिया के अंदर, वो बढ़ते हुए नजर आए। तो एफडीआई बेसिकली एक ऐसा पैसा होता है जो कि एक फर्म और इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म के लिए दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करता है। तो बाहर का कोई इन्वेस्टर या फर्म आके इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना। आपने लंबे समय के लिए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने रिलायंस जियो में 10% शेयर खरीद ली, तो लंबी इन्वेस्टमेंट है। आज 10% शेयर खरीदे तो कल बेच तो ना देंगे, लंबा सोच के आए हैं। कोई कंपनी आई, उसने अपना फार्मास्यूटिकल प्लांट बना दिया इंडिया में, बड़ी फैक्ट्री बना दी ऑटोमोबाइल की, गारमेंट की, तो लंबा सोच के आए, तो उसको आप बोलते हो एफडीआई। ये एफपीआई नहीं है कि आज इन्वेस्ट किया और कल पैसा लेके वापस निकल गए। एफडीआई इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भैया एफडीआई 2 रूट्स में होती है, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सरकार से सीधे इन्वेस्ट करिए। गवर्नमेंट रूट के अंदर आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट। DGCA seeks to provide full refunds in case of involuntary downgrades of tickets. GS पेपर 2 गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी पॉलिसीज। भैया एयर सर्विसेज इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रूट्स पे भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं। कई बार देखा होगा कि आपने, कुछ लोग जो हाई एंड के लोग होते हैं वो केवल फर्स्ट क्लास फ्लाई करते हैं या प्रीमियम फ्लाई करते हैं। मेरे आपके जैसे लोग सोचेंगे कि यार कौन 2 गुना किराया देगा, 3-4 हज़ार रुपये में बात चल रही है। अगर इंटरनेशनल, मान लो आप मुंबई से लंदन जाते हो फ्लाइट पकड़ के, मान लो 30,000 रुपये की फ्लाइट है आपकी इकोनॉमी की, बिजनेस क्लास में लोगे 1 लाख रुपए की पड़ेगी कम से कम। तो मेरे आपके जैसे लोग तो सोचेंगे, यार ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, यार कौन 1 लाख रुपए देगा, बैठना ही तो है, 30,000 रुपये बैठ के चले जाएंगे। लेकिन जो हाई एंड लोग हैं वो बिजनेस या प्रीमियम फ्लाइट्स ही खरीदते हैं। अब फर्स्ट क्लास, बिजनेस या प्रीमियम इकोनॉमी की आपने फ्लाइट टिकट खरीदी, बाद में एकदम से एयरलाइन ने आपकी टिकट को डाउनग्रेड करके आपको इकोनॉमी में बैठा दिया। उसके बहुत से वजह हो सकते हैं। हो सकता है जिस फ्लाइट में आपने बिजनेस क्लास बुक किया उसमें सीटें ना हो, या फ्लाइट कैंसिल हो गई हो, तो दूसरी फ्लाइट में इकोनॉमी में जगह हो तो वहां रिलोकेट कर दिया, डिफरेंस ऑफ फेयर को रिफंड कर दिया। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे पैसेंजर्स ने कंप्लेन की और इस रिस्पेक्ट में डीजीसीए अमेंड करेगा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 को, सीरीज एम पार्ट 4 को। इसमें ओवरऑल जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है पैसेंजर्स को एयरलाइंस के द्वारा, जब उनकी फ्लाइट की बोर्डिंग डिनाई हो जाए, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, फ्लाइट डिले हो जाए, तो उस केस में इन रूल्स को अमेंड किया जा रहा है। और इस रिस्पेक्ट में अगर आपकी फ्लाइट टिकट्स को डिग्रेड किया गया तो ऐसे केसेस में आपको फुल रिफंड मिलेगा टिकट का। मतलब आप चाहो तो फ्लाइट कैंसिल कर सकते हो। अब इकोनॉमी में अगर आप जाना चाहो तो आप कितना पे करोगे, बिजनेस क्लास के रिस्पेक्ट में कितना पैसा कम होगा, उसके जो भी निटी-ग्रिटीज हैं वो हो सकता है आगे आने वाले समय में डीजीसीए रिलीज करेगा, अभी के लिए तो क्लियर है नहीं। डीजीसीए की बात करो तो एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, रेगुलेटरी
फील्ड रेगुलेटरी बॉडी है फील्ड ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करती हैं, इंडिया को बाकी दुनिया की कंट्रीज के साथ रोकती हैं, उससे रिलेटेड सिविल एविएशन रेगुलेशन, एयर सेफ्टी, एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स, ये सब डीजीसीए डिसाइड करता है। जितने भी रेगुलेटरी फंक्शंस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किए हैं, उन सब का कोऑर्डिनेशन इंडिया के अंदर डीजीसीए करेगा। नेक्स्ट भाई, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज वुमेन एम्पावरमेंट। 40,000 वुमेन को नई रोशनी स्कीम के अंदर ट्रेन किया गया है पिछले 3 सालों में, ऐसा स्मृति ईरानी जी बोले। तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने बोला है कि पिछले 3 सालों में नई रोशनी स्कीम के अंदर 40,000 वुमेन को ट्रेन किया है। ये जो नई रोशनी स्कीम है, दिस इज नाउ अ कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, पीएम विकास स्कीम का छोटा सा कंपोनेंट है। पीएम विकास स्कीम का टारगेट क्या है? लाइवलीहुड ऑफ माइनॉरिटीज को इंप्रूव करना, खासकर माइनॉरिटी में जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उसके लाइवलीहुड को बचा के रखना, उनको स्किल डेवलपमेंट देना, एजुकेशन देना, लीडरशिप ट्रेनिंग देना, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो माइनॉरिटीज कौन है, तो माइनॉरिटीज वो हैं जो कि नोटिफाई की गई सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में। ये है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियन एंड जैन। यहाँ पे इस पर्टिकुलर नई रोशनी स्कीम का बेनिफिट दिया किसको जाता है? देखिए, ये यहाँ पे वो बेनिफिशरीज है जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आप अपने जो सबसे नियरेस्ट ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपल बॉडी है, लोकल अथॉरिटी, उसके पास आप जा सकते हो। वो ओवरऑल आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ भाई आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आपको नई रोशनी स्कीम के अंदर इनरोल किया जाएगा। ठीक है ना भाई? तो आसपास जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होगा आपकी लोकेलिटी में, विलेज में, जहां पे इस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही होगी, वहां पे आपको जल्दी से जल्दी इनरोल करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं पीएम विकास स्कीम की। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब हो गया कि पूरा खर्चा यहाँ पे केंद्र की सरकार करेगी, राज्य की सरकार का पैसा नहीं लगेगा। ये कराते हैं स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द माइनॉरिटी एंड आर्टिसन कम्युनिटी। अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में चलने वाली पहली 5 स्कीमें इस पीएम विकास स्कीम के अंदर आ गई हैं, जिसमें से एक स्कीम नई रोशनी स्कीम है, जिसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है वुमेन के लिए जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तो 18 से 65 साल की वुमेन जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, उसको नई रोशनी स्कीम के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये स्कीम शुरू की गई थी 2012-13 में। पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आती थी, फिर 5 स्कीम जोड़ के बना दी गई पीएम विकास स्कीम। इसमें बाकी स्कीम कौन सी है? तो एक है नई मंजिल स्कीम। ये यूथ को बेनिफिट करती है, मेन वुमेन दोनों को। 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जो कि 17 से 35 साल की है। फिर हमारी धरोहर स्कीम, इसको माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया की रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। फिर उस्ताद स्कीम, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। तो भैया माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स के रिच हेरिटेज को प्रोमोट करना, प्रिजर्व करना, ये उस्ताद स्कीम का काम है। फिर सीखो और कमाओ, ये प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम है माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटी यूथ के स्किल्स को अपग्रेड करना, उनको मॉडर्न ट्रेडिशनल स्किल्स प्रोवाइड करना, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, इकोनॉमिक ट्रेंड और मार्केट पोटेंशियल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देके काबिल बनाना, ये सब इसमें आता है। तो 5 स्कीम कौन कौन सी हैं पीएम विकास स्कीम के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। उसमें से एक स्कीम के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन थी। 40,000 वुमेन को ट्रेनिंग दी गई है पिछले 3 साल में नई रोशनी स्कीम के अंदर, ये हमने डिस्कस कर लिया। आज की आखिरी न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, डोनाल्ड ट्रंप लेट दैट फायर ऑफ कैपिटल इंसरेक्शन जनवरी 6 रिपोर्ट। भैया देखिए, 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, अपने सपोर्टर्स को भड़काया। वो सपोर्टर्स कैपिटल हिल में घुस गए, जबरदस्त बवाल मचाया, वायलेंस मचाया। इसके ऊपर 18 महीने से एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब फाइनली इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई है 814 पन्नों की। इसमें 1000 विटनेसेस के बयान हैं, 10 हियरिंग्स हुई हैं, ठीक है, और 1 मिलियन पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स को पेरूज किया गया है यहाँ पे ओवरऑल पर्टिकुलर रिपोर्ट को बनाने के लिए। इस रिपोर्ट ने यह बोला है कि सारे विटनेसेस के बयानों के आधार पर आराम से यह कहा जा सकता है कि मिस्टर ट्रंप और उनके जो क्लोजेस्ट साथी हैं, उनके तक के भी बयान है यहाँ पे, मिस्टर ट्रंप के क्लोजेस्ट साथियों के, कि डोनाल्ड ट्रंप का प्री मेडिटेटेड एक्शन के चलते यहाँ पे वायलेंस हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे ना कैसे करके उन कंडीशंस को बनाया जिस कंडीशंस के चलते लोग एंड टाइम पे भड़क गए। ओवरऑल उन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर अटैक कर दिया। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये जो वायलेंट प्रोटेस्टर्स थे जबरदस्ती घुस गए, पुलिस को पीछे ढकेला, कैपिटल हिल के दरवाजे कुर्सियों को तोड़ दिया, जो लॉ मेकर्स वहां पे थे वो अपनी जान बचा के वहां से भागे। दिस वाज अ वेरी वायलेंट इंसिडेंट।
और इस इंसिडेंट को इंस्टिगेट किया है पूरी तरीके से ट्रंप ने। ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में बैठ के ये सब कुछ टीवी पे देख रहा था, लेकिन कहीं से भी उसने अपने सपोर्टर्स को ये कॉल नहीं दी कि हाँ भाई इन सब चीज़ों को रोक दो। तो इस इंसरेक्शन को, इस वायलेंस को भड़काने के लिए डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्सिबल है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर व्हाइट हाउस से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को निकाल के डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर में लेके जाया गया। ये कौन सी अथॉरिटी के अंदर लेके जाया गया है, इसके ऊपर भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। प्लस डोनाल्ड ट्रंप के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स है ना, डोनाल्ड ट्रंप कई सालों से लिटिगेशन लड़ रहे हैं उनको प्राइवेट रखने के लिए, लेकिन अब शायद वो इनकम टैक्स रिटर्न्स भी यहाँ पे पब्लिक किए जाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। बहुत सारे रिपब्लिकन पार्टी के लॉ मेकर्स ये बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की गंदी इमेज के चलते रिपब्लिकन पार्टी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई। तो डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली यहाँ पे 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े होने वाले हैं, बट टाइम उनका सही चल नहीं रहा है। 2016 में वो जीते थे, 2020 में वो हारे थे, अब फिर से वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की तरह यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। बीच में डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा न्यूज़ में आए नहीं, बट चूंकि वो यहाँ पे ओपनली अपना कैंडिडेचर अनाउंस कर चुके हैं, तो बहुत सारे, देखिए डेमोक्रेट तो एक भी नहीं चाहता वो जीते, चूंकि डेमोक्रेट तो अपोजिशन पार्टी होगी, और रिपब्लिकन्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लॉ मेकर्स हैं जो नहीं चाहते कि डेमोक्रेट जीते, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप जीते। तो अभी के लिए जो कमिटी बनी थी जिसमें 7 डेमोक्रेट्स और 2 रिपब्लिकन्स थे, उसने साफ साफ बोला है कि इस इंसरेक्शन के वायलेंस के चलते डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंशियल ऑफिस में compete करने के लिए बैन कर देना चाहिए पूरी तरीके से। यूएस का संविधान ओवरऑल इस बात की लेवरेज देता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने इंसरेक्शन या रेबेलियन कॉज किया है, तो उस कंटेक्स्ट में ओवरऑल उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रेसिडेंशियल ऑफिस होल्ड करने से रोका जा सकता है। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पर्टिकुलर इंसरेक्शन वायलेंस को रोकने में नाकामयाब साबित हुई। रीजन भी अथॉरिटीज ने सही समय पे यहाँ पे काम नहीं किया। ओके, डोनाल्ड ट्रंप की 2/24 की उस दिन की ट्वीट को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया। माइक पेंस को भी उन्होंने सही तरीके से नहीं काम करने दिया गया। ये सारे ओवरऑल कहीं ना कहीं यहाँ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट नजर आ रही है आपको। पीटर नवारो releases 36-page report alleging election fraud more than sufficient to swing victory to Trump. A great report by Peter. Statistically impossible to have lost the 2020 elections. Big protest in DC on January 6. Be there, will be wild. ये वो ट्वीट है जिस ट्वीट के थ्रू ओवरऑल डोनाल्ड जे ट्रंप अपने सपोर्टर्स को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वायलेंस के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इंसरेक्शन कॉज करने वाला यहाँ पे काम किया है डोनाल्ड जे ट्रंप ने। बाद में इनका जो ट्विटर अकाउंट था वो बैन भी कर दिया गया था। फिर एलन मस्क ने कहा कि मैं वापस ले आऊंगा, वो सारा बवाल भी रिसेंटली हुआ। तो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे फिर से प्रेसिडेंसी के लिए रन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग यूएस के अंदर घबराए हुए हैं। बहुत से लोग ये चाहते नहीं ओपनली कि डोनाल्ड जे ट्रंप फिर से राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के लिए लड़ें। हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है, बट सारा टॉपिक मैंने आपको डिटेल्स बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो फॉर लाइक और फ्रेंड भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करें। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। बाय, टेक केयर।